11 अगस्त 2024 द रोड शो की रात की खबरों में आपका स्वागत है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर का विरोध बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने आरजी मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया है। घटना सामने आने के तीसरे दिन भी रेसिडेंट डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। उनका आरोप है कि इस मेडिकल कॉलेज की पूरी सुरक्षा एजेंसी में खामी है। कोलकाता की घटना को लेकर दिल्ली में भी विरोध हो रहा है। रविवार 11 अगस्त को रेसिडेंट डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि 12 अगस्त से पूरे देश में हड़ताल की जाएगी। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर की हत्या करने वाले आरोपी संजय राय ने 4 शादियां की थी। संजय के गलत बर्ताव के कारण 3 पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी हैं। चौथी पत्नी की कैंसर के कारण पिछले साल मौत हो चुकी है। 9 अगस्त की सुबह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। पुलिस ने संजय को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने रेप और हत्या की बात कबूल की। फिलहाल संजय 14 दिन की पुलिस कस्टडी में है। पुलिस के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी 9 अगस्त को सुबह हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में मिली थी। क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला था। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर जाते दिखाई दिया था। इस दौरान उसने ईयरफोन लगाया हुआ था। कुछ देर बाद जब हॉल से बाहर आया तो उसके पास ईयरफोन नहीं था। इसके बाद संजय समेत कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस ने क्राइम सीन पर मिले ईयरफोन को सभी संदिग्धों के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश की। ईयरफोन संजय के फोन से कनेक्ट हो गया। पूछताछ के दौरान संजय ने रेप और मर्डर की बात कबूली। संजय हॉस्पिटल में पुलिस की मदद के लिए सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम करता था। उसका हॉस्पिटल से ज़्यादातर डिपार्टमेंट में आना जाना था। पुलिस ने उसे 9 अगस्त को ही गिरफ्तार किया था। रेसिडेंट डॉक्टर के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने कोलकाता की घटना के विरोध में 12 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। एसोसिएशन ने आज और कल भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखा। इसमें 12 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल और अस्पतालों में इलेक्टिव सर्विसेज बंद रखने का ऐलान किया है। रेसिडेंट डॉक्टरों का आरोप है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पूरी सुरक्षा एजेंसी में खामी है। डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने अस्पताल परिसर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और 24 घंटे कड़ी निगरानी की मांग की थी। हालांकि प्रबंधन की इस तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। शनिवार को मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर कौस्तव नायक ने बताया था कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, जांच चल रही है और 1 से 2 दिन के भीतर डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी। इसके बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर रात 2 बजे अपने 2 जूनियर डॉक्टर के साथ डिनर करने के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल गई थी। सुबह 6 बजे उसकी अर्धनग्न बॉडी मिली थी। पुलिस ने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर का रेप के बाद मर्डर किया गया है। घटना सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच हुई थी। सीसीटीवी में आरोपी संजय 4 बजे सेमिनार हॉल जाते दिखा था। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंख और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं गर्दन, दाहिने हाथ और होठों पर भी चोट के निशान थे। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी पाई गई थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सेक्शन 103 हत्या और सेक्शन 64 के तहत केस दर्ज किया और माना कि यह रेप और हत्या का मामला है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने भी 3 मेंबर्स का जांच पैनल बनाया है। घटना के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स, भाजपा, कांग्रेस और वाम दलों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने सीबीआई जांच की मांग की है। घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति जैसा है। रेसिडेंट डॉक्टर्स का गुस्सा और मांग जायज़ है और मैं इसका समर्थन करती हूँ। पुलिस ने उनकी मांगें मान ली है। हमें सीबीआई जांच में कोई परेशानी नहीं है। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। मैंने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का निर्देश दिया है। ज़रूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी दी जाएगी। हालांकि मैं फांसी की सज़ा की समर्थक नहीं हूं, लेकिन उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस पूरे मामले में आरोपी की मां ने कहा, कोई कह रहा है दुष्कर्म किया है, कोई कह रहा है हत्या की, किसी ने कहा पैसे के लिए। आखिर क्या हुआ यह मुझे नहीं पता। मैं
कुछ नहीं कह सकती, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मेरे बेटे ने दबाव में आकर रेप हत्या की बात कबूल की है और मेरा बेटा ऐसा नहीं है। इस पर पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण और जघन्य घटना है, इस पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यह बिल्कुल सही नहीं है। महिला सुरक्षा को लेकर नज़रदारी की ज़रूरत है। यह किसी भी जगह हो सकता है और ऐसा न हो इसके लिए सिर्फ अस्पताल ही नहीं बल्कि सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरा और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की आवश्यकता है। ट्रेनी डॉक्टर रेप हत्या मामले में जल्द न्याय की मांग करते हुए नर्सों ने शिविर को कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस नेता ने कहा कि मामले की जांच कमेटी में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए ताकि निष्पक्ष न्याय हो। वाम दल एसएफआई और डीवाईएफआई ने मामले के पूरे विरोध में पश्चिम बंगाल में चक्का जाम का ऐलान किया है। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में शनिवार को हुए बम ब्लास्ट में एक पूर्व विधायक की पत्नी की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया घटना सैखुल के पूर्व विधायक यमथोंग हाओ किप के घर के पास हुई। हादसे में घायल पूर्व विधायक की पत्नी सापमा चारूबाला की अस्पताल में मौत हो गई है। बम किसने लगाया इस बात का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं 9 अगस्त को टेंगनोपाल जिले में मोलनोम इलाके में फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि फायरिंग गांव के वॉलंटियर्स और उग्रवादी संगठन यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के सदस्यों के बीच हुई थी। इसमें एक उग्रवादी और 3 वॉलंटियर्स मारे गए थे। घटना में गुस्साए लोगों ने यूकेएलएफ के अध्यक्ष एस हाओ किप के घर में आग लगा दी। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में है। मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मणिपुर के जीरीबाम के लालपानी गांव में 2 अगस्त की रात हथियारबंद लोगों ने कई राउंड फायरिंग की। यह घटना जीबीराम में शांति बहाल करने के लिए हुए समझौते के 24 घंटे के भीतर हुई। हमलावरों ने एक घर में आग लगा दी थी, हालांकि वहां कोई नहीं रहता था। अधिकारियों ने बताया कि लालपानी में मैतेई लोगों का घर है। यहाँ के अधिकांश लोगों ने जिले में हिंसा भड़कने के बाद घर छोड़ दिया था। उपद्रवियों ने यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में ढील का फायदा उठाकर हमला किया। हमलावरों की पहचान अब तक नहीं हुई है। घटना के बाद सुरक्षा बलों को इलाके में भेजा गया है। मैतेई और कुकी समुदायों ने गुरुवार को असम के कछार से सटे सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में एक बैठक के बाद शांति समझौते पर साइन किए थे। दोनों समुदाय ने जिले में स्थिति सामान्य करने, आगजनी और गोलाबारी की घटनाओं को रोकने की बात कही थी। दोनों पक्षों ने सुरक्षा बलों को भी पूरा साथ देने का आश्वासन किया था। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शुक्रवार 9 अगस्त को विधानसभा में कहा कि पिछले 5 साल में राज्य में कुल 10,000 से ज़्यादा घुसपैठिए आए। ये घुसपैठिए म्यांमार, बांग्लादेश, नॉर्वे, चीन और नेपाल से आए थे। बीरेन सिंह ने बताया कि ये सारे 10,675 घुसपैठियों में से 80 पिछले साल वापस भेज दिए गए। 140 घुसपैठिए डिटेंशन सेंटर में हैं। इन लोगों के मेंटेनेंस पर 80 लाख से 85 लाख खर्चा हो रहा है। अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए सरकार वेरिफिकेशन प्रोग्राम चला रही है। सीएम ने कहा कि राज्य में हिंसा भड़काने से पहले ही म्यांमार में 2,480 अवैध प्रवासी आ गए थे। इन्हें रोकने के लिए केंद्र सरकार ने भारत म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग की घोषणा की है। फेंसिंग का काम पहले ही शुरू हो चुका है। पिलर नंबर 79 से 81 के बीच 9 किलोमीटर की बॉर्डर फेंसिंग हो चुकी है। जिला पुलिस अप्रवासियों को रोकने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। बॉर्डर एरिया में 6 पुलिस स्टेशन और 34 पुलिस चौकियां स्थापित करने की प्रक्रिया भी चल रही है। इसके अलावा बॉर्डर के पास वाले 5 जिलों में सिविल और पुलिस नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गुरुवार को विधानसभा में कहा था कि सरकार शांति स्थापना के लिए काम कर रही है। इसे लेकर असम के सिलचर में कई बैठकें हो चुकी हैं। जल्दी इसे लेकर बड़ा ऐलान भी करेंगे। बीरेन सिंह ने विधानसभा में कहा कि राज्य में पिछले साल मई से शुरू हिंसा अब तक 226 लोग मारे जा चुके हैं, वहीं 40 लोग लापता हैं। लगभग 11,100 घरों में आग लगाई गई है, जिसमें से 4,500 घर पूरी तरह खत्म हो चुके हैं।
हिंसा को लेकर कुल 11,000 से ऊपर केस दर्ज हुए हैं और 60,000 विस्थापित लोग शिविरों में रह रहे हैं। 5,500 किसानों की ज़मीनें बर्बाद हो गई हैं और विस्थापितों को 302 राहत कैंप में स्थापित किया गया है। 3 मई 2023 से मणिपुर की इम्फाल घाटी में रहने वाले मैतेई और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी के बीच जातीय संघर्ष में 226 लोगों की मौत हो गई थी। मैतेई, मुस्लिम, नागा, कुकी और गैर मणिपुरी समेत विविध जातीय संरचना वाला जिरीबाम जून 2024 तक जातीय संघर्ष और हिंसा से अछूता रहा था। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक कॉफ़ी शॉप के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला है। इसे टॉयलेट सीट के ठीक सामने डस्टबिन में छिपाकर रखा गया था। इसमें 2 घंटे से रिकॉर्डिंग हो रही थी। इसे एक महिला ने पकड़ा है। घटना शनिवार 10 अगस्त की बेंगलुरु के BEL रोड स्थित थर्ड वेव कॉफ़ी आउटलेट की है। कैफ़े में मौजूद एक शख्स ने सोशल मीडिया पर घटना की जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि फ़ोन को डस्टबिन बैग के अंदर सावधानी से छिपाया गया था, जिसमें केवल कैमरा ही दिखाई दे रहा था। फ़ोन फ्लाइट मोड पर था, जिससे कॉल या मैसेज आने पर किसी तरह की आवाज़ न आए। मामले में कैफ़े के एक स्टाफ को अरेस्ट किया गया है। वॉशरूम में फ़ोन मिलने पर महिला ने कैफ़े के कर्मचारियों को जानकारी दी। पता चला कि फ़ोन वहां काम कर रहे एक स्टाफ का है। इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। सदाशिवनगर पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला की एक दोस्त ने मामले की शिकायत की थी। इसके बाद कॉफ़ी शॉप के एक स्टाफ को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी करीब 20 साल का है और कर्नाटक के भद्रवती का रहने वाला है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। थर्ड वेव कॉफ़ी ने घटना को लेकर विवाद के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। कंपनी ने लिखा, हमें बेंगलुरु में हमारे BEL रोड आउटलेट पर हुई घटना पर हमें दुख है। हम थर्ड वेव कॉफ़ी में ऐसी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। हमने आरोपी को तुरंत बर्खास्त कर दिया है। थर्ड वेव कॉफ़ी फेमस कॉफ़ी चेन है जिसके पूरे भारत में आउटलेट हैं। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार भारत के 6 शहरों में इसके 90 से ज़्यादा कैफ़े हैं। अकेले बेंगलुरु में थर्ड वेव कॉफ़ी के 10 आउटलेट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 11 अगस्त को दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI में ज़्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में जारी की। इसमें 34 फसलें बाजरा, पशु चारा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य की हैं। वहीं 27 बागवानी की फसलें हैं जिसमें फल, सब्जी, मसाले, फूल और औषधीय फसलों की विभिन्न किस्में शामिल हैं। इस दौरान PM ने किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की। PM ने नेचुरल खेती के फायदों और जैविक खेती में आम लोगों के बढ़ते विश्वास के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोगों ने जैविक फूड आइटम्स का उपभोग और मांग करना शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि कृषि विज्ञान केंद्र KVK को हर महीने विकसित की जा रही नई किस्मों के बारे में किसानों को बताना चाहिए। वहीं किसानों ने कहा कि ये नई किस्में बहुत फ़ायदेमंद होंगी, इसमें खर्च कम होगा और एनवायरनमेंट पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। NCP शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासन पर दावा किया कि भाजपा शासन में किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी हो गई हैं। वे महाराष्ट्र के सोलापुर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। पवार ने दावा किया कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और वे कर्ज में डूब रहे हैं। इसके लिए कर्ज माफ़ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मैं कृषि मंत्रालय संभाल रहा था तो ऐसा किया गया था। पवार ने कहा, समय की मांग है कि राज्य में सरकार बदली जाए और ऐसी सरकार बनाई जाए जो किसानों, युवाओं और महिलाओं के हितों की रक्षा करे। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों ने किसानों की मुश्किलें कम करने और युवाओं को रोजगार देने में अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और राहुल गांधी ने 24 जुलाई और संसद में किसान नेताओं से मुलाकात की। किसान नेताओं का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संसद में राहुल के ऑफिस पहुंचा और उनसे मुलाकात की। राहुल ने कहा था कि MSP की कानूनी गारंटी दी जा सकती है।
हम सरकार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए दबाव बनाएंगे। मुलाकात से पहले राहुल ने आरोप लगाया था कि किसानों को संसद के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। राहुल ने कहा था कि हमने उन्हें यहाँ मिलने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्हें यहाँ संसद में आने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वे किसान हैं। शायद यही कारण है कि उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। इसके बाद किसानों को अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चे ने 22 जुलाई को कहा था कि वे देश भर में मोदी सरकार के पुतले जलाएंगे। एमएसपी कानून की गारंटी, कर्ज माफ़ी, फसल बीमा, किसानों और खेतीहर मजदूरों की पेंशन समेत अन्य मांगों पर नए सिरे से प्रदर्शन शुरू होंगे। किसान संगठनों ने कहा था कि दिल्ली चलो मार्च 31 अगस्त को 200 दिन पूरा करेगा। हमने किसानों से पंजाब हरियाणा के खनौरी शंभू बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की थी। हम 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और 3 नए क्रिमिनल कानूनों की कॉपी भी जलाएंगे। शाहजहांपुर से पंजाब मेल एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह के बाद भगदड़ मच गई। जनरल कोच में यात्री एक दूसरे को कुचल के भागते हुए नजर आए। 30 यात्री 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही ट्रेन से कूद गए। घटना में 20 यात्री घायल हैं, 6 की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना रविवार सुबह 8:30 बजे बरेली और कटरा स्टेशन के बीच की है। पंजाब मेल अमृतसर से हावड़ा जा रही थी। बरेली में रुकने के बाद ट्रेन शाहजपुर के लिए रवाना हुई। करीब 60 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन बहुगुल नदी के पुल के करीब पहुंची। तभी किसी यात्री का हाथ आग बुझाने वाले इक्विपमेंट पर लग गया। इक्विपमेंट गैलरी में गिर गया, जिससे उसकी नॉब निकल गई और आग बुझाने वाला केमिकल निकलने लगा। यह देखकर यात्रियों को लगा कि ट्रेन में आग लग गई है। पलक झपकते ही कोच में भगदड़ मच गई। यात्री एक दूसरे को रौंदते हुए गेट की तरफ भागने लगे। जिस वक्त कोच में यह सब हो रहा था, ट्रेन बहुगुल नदी के पुल पर पहुंच गई थी। गेट पर खड़े यात्री चलती ट्रेन से कूद गए और 30 फीट नीचे आकर गिरे। हादसे में घायल यात्रियों ने भास्कर को बताया कि अफवाह फैलते ही कोच में अफरा तफरी मच गई। जो यात्री जिस कंडीशन में बैठा था वह भागने लगा। कुछ ही सेकंड में पूरे कोच में भगदड़ मच गई। यात्री एक दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने लगे। कई यात्री नीचे गिर पड़े। भीड़ उन्हें कुचलते हुई निकल गई। जब लगा कि दूसरी बोगी में नहीं भाग पाए तो कई यात्री ट्रेन से कूद गए। कोच में भगदड़ मचने के बाद किसी यात्री ने चेन पुलिंग की। ट्रेन रुकते ही चालक और गार्ड ने कोच की जांच की, जहां सब कुछ ठीक निकला। करीब 45 मिनट तक ट्रेन कटरा स्टेशन के पास बहुगुल नदी के पुल पर खड़ी रही। इसके बाद ट्रेन को शाहजहांपुर के लिए रवाना किया गया। घायलों को भी इसी ट्रेन से शाहजहांपुर लाया गया। ट्रेन सुबह 10:10 बजे शाहजहांपुर स्टेशन पहुंची। ट्रेन के पहुंचते ही रेलवे अफसरों ने 6 घायलों को अस्पताल भेजा। बाकी का प्राथमिक उपचार किया गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों में सेबी चीफ माधवी पुरी बुच की हिस्सेदारी के खुलासे के बाद राजनीति शुरू हो गई है। अब नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। राहुल ने एक्स पर लिखा कि सेबी प्रमुख ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? निवेशकों ने पैसा गंवाया तो यह किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान लेगा? इससे पहले कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, अडानी महाघोटाले की जांच सेबी को दी गई है। अब खबर है कि सेबी की चीफ माधवी बुच भी अडानी महाघोटाले में शामिल है। मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है। इस महाघोटाले की सही जांच सिर्फ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी से हो सकती है। हालांकि मोदी सरकार जेपीसी बनाने को तैयार नहीं है। पीएम मोदी कब तक अडानी को बचा पाएंगे? एक दिन तो वह पकड़े जाएंगे, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। आगे राहुल ने कहा, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने में रिस्क ये बताना मेरी जिम्मेदारी। राहुल ने एक्स पर पोस्ट वीडियो में कहा, कल्पना कीजिए आप भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देख रहे हैं। एक आदमी जो मैच देख रहा है, जो खिलाड़ी मैच खेल रहा है। अगर अंपायर ने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो मैच में क्या होगा?
महाराष्ट्र के ठाणे में शनिवार शाम को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के काफिले पर गोबर, चूड़ियां, नारियल और टमाटर फेंके। इसके बाद दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। पुलिस ने 20 से ज़्यादा एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। ठाकरे यहां गडकरी हॉल में पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे थे। एमएनएस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 9 अगस्त को बीड़ में राज ठाकरे के काफिले पर शिवसेना समर्थकों ने सुपारी और टमाटर फेंके थे। आज की कार्रवाई उसी हमले का जवाब था। घटना पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, दिल्ली का अहमद शाह अब्दाली महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने के लिए सुपारी दे रहा है, आपका उपयोग किया जा रहा है। आपके नेता सुपारी लेकर चुप रहते हैं, लेकिन आपको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जाता है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही वे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना के नेता आनंद दुबे ने कहा, अब हमें पता चल गया है कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी को सुपारीबाज क्यों कहा जाता है। उद्धव ठाकरे को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। वे बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं। अगर वे राज्य में सुरक्षित नहीं हैं तो वो आम लोगों को सुरक्षा कैसे देंगे। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर एमएनएस नेता अविनाश जाधव ने कहा, एक दिन पहले हमारे नेता राज ठाकरे के काफिले पर सुपारी फेंकी गई थी। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने आज जवाबी हमला किया है। उन्होंने सुपारी फेंकी थी तो हमने नारियल फेंका। इस बार हम गडकरी हॉल पहुंचे थे, अगली बार आपके घर पहुंचेंगे। इस पर संजय राउत ने शनिवार को कहा था, यह संभव है कि जिन्होंने राज ठाकरे के काफिले पर सुपारी फेंकी वह शिवसेना के सदस्य हो, लेकिन एक संगठन के तौर पर पार्टी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। जब यह घटना हुई थी उस समय हम दिल्ली में थे। लोकतंत्र में हर किसी को अपने विचार व्यक्त करने और विरोध करने का अधिकार होता है। राज ठाकरे के काफिले पर हुए हमले को लेकर पुलिस ने कहा, जिस गाड़ी में राज ठाकरे बैठे थे उस पर हमला नहीं हुआ है, दूसरी गाड़ियों पर सुपारी फेंकी गई। राज ने शनिवार को संभाजी नगर में कहा, उद्धव ठाकरे और शरद पवार मुझे रोकना चाहते हैं। अगर ऐसा होता रहा तो मैं महाराष्ट्र में एक भी रैली नहीं कर पाऊंगा। ठाणे में आयोजित कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने कहा, अयोध्या में एक आदर्श घोटाला हुआ है। हमारे मंदिर बनाने के लिए अपना खून दिया था। शंकराचार्य मेरे घर आए थे। शंकराचार्य ने मुझसे कहा था कि हिंदू लोग कभी पीठ में छुरा नहीं मार सकते। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं भाजपा मुक्त राम चाहता हूँ। हमारे साथ मुसलमान, पारसी और ईसाई सभी हैं। मैंने पहले कहा था कि या तो आप रहेंगे या मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ। मैंने सुना है कि वे नंबर में चुनाव करा सकते हैं। इसकी वजह यह है कि वे 4 महीने के लिए 1500 रुपये दे सकते हैं। कि आप महाराष्ट्र को 1500 रुपये में बेचना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के बाद किश्तवाड़ में रविवार को सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह किश्तवाड़ जिले के जंगल में आतंकियों के होने की सूचना मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से कुछ देर के लिए फायरिंग हुई। सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस और आसपास के इलाकों में ऑपरेशन चला रही है। इलाके में और सुरक्षा बल भेज दिया गया है और आतंकियों की तलाश जारी है। एक दिन पहले शनिवार को अनंतनाग के कोकरनागा में आतंकियों की फायरिंग से हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा शहीद हो गए थे। 3 जवान और 2 नागरिक भी घायल हुए थे। इनमें से एक नागरिक की आज अस्पताल में मौत हो गई। सुरक्षा बलों को अनंतनाग के कोकेर नाग बेल्ट के अल्सान गागरमांडू जंगल में 10,000 फीट की ऊंचाई पर आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। इसी दौरान आतंकियों के एक ग्रुप ने पैरा कमांडो सहित सेना के जवानों और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ वाली जगह पर घनी झाड़ियां और बड़े बड़े पत्थर भी हैं। यहाँ पर आतंकी छिपे हुए हैं। माना जा रहा है कि अनंतनाग मुठभेड़ में शामिल आतंकी 16 जुलाई को डोडा के मुठभेड़ में शामिल थे। वहां सुरक्षा बलों से बचने के बाद किश्तवाड़ जिले से अनंतनाग में घुसे हैं। डोडा में 15 जुलाई को आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के एक कैप्टन और पुलिसकर्मी समेत 5 जवान शहीद हो गए थे।
दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की कठुआ पुलिस ने 10 अगस्त को 4 आतंकियों के स्केच भी जारी किए हैं। उन्हें आखिरी बार कठुआ जिले के मल्हार बानी और सोजधर के ढोक में देखा गया था। पुलिस ने आतंकियों की जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। ये आतंकी कठुआ में हुए सेना के काफिले पर हमले में शामिल हैं। जम्मू रीजन में मई से जुलाई में 10 आतंकी हमलों में 12 जवान की शहादत के बाद सेना ने अब बड़े सर्च ऑपरेशन को शुरू किया है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के 7,000 जवान, 8 ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स, करीब 40 खोजी कुत्तों को लगाया गया है। जवानों में ज़्यादातर राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के स्पेशल कमांडोज हैं। इन्हें डोडा और कठुआ जिलों के पीर पंजाल श्रेणी के जंगलों में उतारा गया है। यहाँ 5 लोकेशंस की पहचान की गई है। सुरक्षा बलों को यहाँ करीब 24 आतंकियों की मौजूदगी के सुराग मिले हैं, जिसमें 16 जुलाई को जो डोडा मुठभेड़ में शामिल थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक डोडा और कठुआ 5 महीने से आतंकवाद के एपिसेंटर बने हुए हैं। कठुआ के बदनोटा और सिडोडा के धारी गोटे और बग्गी तक करीब 250 किलोमीटर में आतंकियों के छिपे होने के सबूत मिले हैं। यहाँ 20 वर्ग का एक बड़ा इलाका है जहाँ से आतंकी आसानी से पहाड़ पर चढ़कर घात लगाकर हमला कर रहे हैं। इसलिए इन्हीं पहाड़ियों पर जवानों को खाने पीने के सामान व गोला बारूद के साथ तैनात किया गया है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का शनिवार 10 अगस्त की रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 95 ईयर्स के थे। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे कुछ हफ्तों से अस्पताल में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार 12 अगस्त को लोधी रोड शमशान घाट पर किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने रविवार 11 अगस्त को लुटियंस दिल्ली में अपने नए कार्यालय में शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नया कार्यालय एक पंडित रविशंकर शुक्ला रोड पर है। यहाँ आम आदमी पार्टी ने अपना बोर्ड लगा दिया है। इससे पहले आपका पुराना दफ्तर 206 राउज एवेन्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग ITO नई दिल्ली हुआ करता था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद आपको केंद्र सरकार की ओर से नया दफ्तर अलॉट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक अब पार्टी की सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और नए प्रोग्राम नए कार्यालय में होंगी। दरअसल 31 दिसंबर 2015 को दीनदयाल मार्ग पर आपने अपने नए दफ्तर की शुरुआत की, लेकिन जून 2017 में PWD ने दफ्तर को अवैध अतिक्रमण बताया और 27 लाख रुपए का नोटिस भेजा था। इसके बाद 2019 में राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स बना और फिर उसके एक्सेम्पशन का प्लान आया था। इसके बाद पार्टी कार्यालय को दिल्ली हाई कोर्ट की ज़मीन पर अतिक्रमण का आरोप लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोप को खारिज कर दिया था। 10 जून को सुप्रीम कोर्ट ने आपके दफ्तर खाली करने के लिए 10 अगस्त तक का समय दिया था। 16 फरवरी को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DYI चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 2 जजों की बेंच ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स का एक्सेप्शन तय होने से पहले ही परिसर पार्टी के पास था। आप पार्टी के गठन से अब तक 4 कार्यालय बदल चुकी है। शुरुआती दिनों में पार्टी गाजियाबाद से काम कर रही थी और बाद में कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर के पास एक बंगले में शिफ्ट हो गई थी। इसके बाद पार्टी ने अपना ठिकाना पटेल नगर और फिर 206 राउज एवेन्यू में ट्रांसफ़र कर दिया था। नया पता एक पंडित रविशंकर शुक्ला रोड है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। इन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के रिनोवेशन में हुई कथित अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप है। इन इंजीनियर्स ने 4 और लोगों के साथ मिलकर केजरीवाल के कहने पर मॉडिफिकेशन के नाम पर कई नियमों का उल्लंघन किया और सामान की लागत भी बढ़ा चढ़ाकर बताई है। इन इंजीनियरों का नाम प्रदीप कुमार परमार, अभिषेक राज और अशोक कुमार राजदेव है। केजरीवाल का बंगला रेनोवेट करने में इन तीनों की भूमिका सबसे ज़्यादा थी।
इसका साथ देने वाले चारों लोगों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है। प्रदीप परमार फिलहाल आसाम के गुवाहाटी में पोस्टेड है। अभिषेक राज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में काम करते हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक इन इंजीनियर्स ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के साथ साठगांठ में काम किया था। उन्होंने कोविड-19 के दौरान एक इमरजेंसी क्लास का इस्तेमाल करके केजरीवाल के नए बंगले के निर्माण की अनुमति दी थी, जबकि ऐसी कोई इमरजेंसी उस वक्त नहीं थी। जब फाइनेंस विभाग कोरोना के चलते वित्तीय मैनेजमेंट और खर्चों को कम करने के आदेश दे रहा था, उसी समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने पुराने घर में बदलाव के नाम पर नए बंगले के निर्माण में तेजी लाने के आदेश दिए थे। सूत्रों के मुताबिक विजिलेंस डिपार्टमेंट ने यह बात ऑन रिकॉर्ड कही है कि पुरानी बिल्डिंग को गिराए जाना और नई बिल्डिंग को बनाना और खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी होना, यह सब पीडब्ल्यूडी मंत्री के इशारे पर किया गया है। इसके चलते कंसल्टेंट की तरफ से इंजीनियर की जो ड्राइंग सबमिट की गई थी उसमें कई बदलाव किए गए। इन बदलावों के चलते बंगले के निर्माण के लिए आवंटित की गई राशि और आखिर में किए गए पेमेंट में बड़ा अंतर है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने बताया था कि करोड़ों रुपए आर्टिस्टिक और सजावटी कामों, बेहतरीन क्वालिटी के पत्थर के फर्श, बेहतरीन लकड़ी के दरवाजे और ऑटोमेटिक स्लाइडिंग दरवाजों जैसी चीजों पर खर्च किए गए थे। पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर का एक पत्र रविवार 11 अगस्त को सामने आया है, जो उन्होंने महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नितिन गदरे को 11 जुलाई को लिखा था। उन्होंने लिखा, पुणे कलेक्टर सुहास दिवासे ने मुझे आईएएस ट्रेनिंग के पहले दिन ही अपमानित किया था। पूजा ने पत्र में लिखा, मीडिया कवरेज से मेरी छवि घमंडी अधिकारी की बन गई है। इससे मुझे मानसिक आघात पहुंचा है और मैं बेहद परेशान हूं। पुणे में ट्रेनिंग के दौरान सीनियर ऑफिसर के चेंबर पर कब्जा करने के आरोपों को लेकर पूजा ने लिखा, एडिशनल कलेक्टर अजय मोरे ने मुझे अपना चेंबर दिया था। अजय मोरे ने अपने कर्मचारियों को चेंबर व्यवस्थित करने के लिए भी कहा था। कर्मचारियों ने मेरी ज़रूरतों के बारे में पूछा और स्टेशनरी आदि का इंतज़ाम किया। अगले दिन बाद जब कलेक्टर सुहास दिवासे ऑफिस आए तो उन्हें किसी ने एडिशनल कलेक्टर के चेंबर में मेरे बैठने की व्यवस्था के बारे में बताया, जिससे वे नाराज़ हो गए। सुहास दिवासे ने तहसीलदार को बुलाकर चेंबर में मेरा सामान हटाने को कहा। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने चेंबर पर कब्जा किया है। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनाई। हालांकि कलेक्टर दिवासे ने खेड़कर के आरोपों को नकारते हुए पूरी तरह से निरर्थक करार दिया। पूजा ने पत्र में लिखा, चेंबर वाली बात को लेकर दिवासे ने आपको पत्र लिखा और मेरी शिकायत की। अगले दिन मैंने दिवासे से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो व्यस्त थे। मैंने मैसेज कर उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मेरे बैठने की व्यवस्था के बारे में जो फैसला लेंगे मुझे स्वीकार होगा। मुझे लगा कि मामला खत्म हो गया है। पूजा को सबसे पहले आईएएस ट्रेनिंग के लिए पुणे डिस्ट्रिक्ट मिला था। यहाँ पर पूजा अधिकारियों से गलत व्यवहार करने और पर्सनल ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती लगाने के आरोप में लिप्त पाई गई। मामला बढ़ने पर जून 24 को कलेक्टर सुहास दिवासे ने महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा था। इसके बाद 8 जुलाई को पूजा का ट्रांसफ़र वाशिम कर दिया गया। इसके 3 दिन बाद यानी 11 जुलाई को पूजा ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा था। हालांकि इसकी जानकारी आज 11 अगस्त को सामने आई है। अगले महीने राज्यसभा की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद एनडीए को सदन में बहुमत मिलने की उम्मीद है। इससे वक्फ संशोधन बिल जैसे अहम बिलों को मंजूरी दिलाने में मदद मिल सकेगी। 9 राज्यों खाली हुई 12 विधानसभा सीटों पर 3 सितंबर को उपचुनाव होंगे। इसमें भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों को 11 सीटें मिलने की उम्मीद है। इस तरह एनडीए 245 सदस्यों वाली सदन में 122 सीटें हासिल कर लेगी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विधानसभा चुनाव नहीं हुए, इसलिए वहां की 4 सीटें खाली हैं।
इससे राज्यसभा की स्ट्रेंथ 241 रह जाती है। जब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो जाते तब तक ये सीटें खाली रहेंगी। इससे राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 121 ही रह जाता है। इस तरह एनडीए उपचुनाव के बाद राज्यसभा में बहुमत हासिल कर सकती है। बता दें कि राज्यसभा से 4 नामित सदस्य 13 जुलाई को रिटायर हुए। इन सीटों पर भी सदस्यों के नामित होने के बाद यह संख्या 126 हो जाएगी। चुनाव आयोग ने 7 अगस्त को राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया था। इसमें 2-2 सीटें असम, बिहार, महाराष्ट्र में और एक सीट हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा में खाली हुई है। नतीजे भी उसी दिन यानी 3 दिसंबर को शाम 5 बजे सामने आएंगे। इन 12 सीटों में से भाजपा और सहयोगी दलों को 7 राज्यों से सीटें मिलने की उम्मीद है। एनडीए को बिहार, महाराष्ट्र और असम से 2-2 और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा से एक राज्यसभा सीट मिल सकती है। इसके अलावा माना जा रहा है कि जिन 6 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था वे भी सरकार का समर्थन करेंगे। सामान्य रूप से राज्यसभा में नामित सदस्य स्वतंत्र होते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से वो उसी पार्टी का समर्थन करते हैं जिस पार्टी की सरकार ने उन्हें नॉमिनेट किया है। गुना एयर स्ट्रिप पर 2 सीटर एयरक्राफ्ट 152 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह रविवार 11 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे टेस्ट फ्लाइट के लिए उड़ रहा था। करीब 40 मिनट उड़ान भरने के बाद एयरक्राफ्ट परिसर में क्रैश हो गया। आशंका है कि हादसा इंजन फेल होने के कारण हुआ। कैप्टन वी चंद्र ठाकुर और पायलट नागेश कुमार घायल हैं। मौके पर कैंट पुलिस सहित एकेडमी के अधिकारी मौजूद हैं। दुर्घटनाग्रस्त एयरक्राफ्ट कर्नाटक के बेलगावी एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का है। दोनों पायलट हैदराबाद के रहने वाले हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने दोनों पायलट हायर किए थे। एयरक्राफ्ट टेस्टिंग और मेंटेनेंस के लिए गुना की शाशिब एकेडमी में लाया गया था। पायलट 10 अगस्त को गुना आए थे। कैंट थाने के टीआई दिलीप राजौरिया ने बताया कि एक पायलट पूरी तरह ठीक है, दूसरे को सिर पर चोट लगी है, उसे निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम रविवार अमृतसर पहुंची। अमृतसर एयरपोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों का ढोल के साथ भव्य स्वागत हुआ। भारतीय खिलाड़ियों के इंतजार में फैंस सुबह से ही एयरपोर्ट के बाहर जमा हो गए थे। इसके अलावा सांसद गुरजीत सिंह औजला, मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, हरभजन सिंह ईटीओ, विधायक प्रगट सिंह भी टीम का स्वागत करने पहुंचे। इस भारतीय टीम में 10 पंजाब के खिलाड़ी हैं जिनके पेरेंट्स भी उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। यह पल भावुक करने वाला था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आते ही सीधा गोल्डन टेम्पल का रुख किया, जहां वह गुरु घर में नतमस्तक हुए और गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने पर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2022 के फाइनल से बिना कंपटीशन के बाहर कर दी गई। पेरिस जाने से पहले भारत में उन्होंने जिस महिला पहलवान शिवानी पवार के साथ क्वालिफाइंग राउंड खेला, उन्होंने विनेश के चयन को ही गलत बताया है। शिवानी का आरोप है कि 1.5 महीने पहले पटियाला में हुए ट्रायल में नियम तोड़कर फोगाट को ओलंपिक खेलने भेज दिया गया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि विनेश का ट्रायल 2 वेट 50 किलो और 55 किलो वर्ग में हुआ था। रूल के हिसाब से ये चीज़ें अलाउ नहीं है। ट्रायल एक ही कैटेगरी में होना चाहिए। आईओए ने भी स्वीकारा है कि हमने विनेश के लिए रूल ब्रेक किया। रूल ब्रेक हुआ लेकिन एक्शन नहीं हुआ। शिवानी ने कहा कि 53 किलो कैटेगरी में विनेश और मेरा ट्रायल हुआ, लेकिन 50 किलो कैटेगरी में मुझे मौका नहीं मिला। विनेश को इस कैटेगरी में अकेले ही खिलाकर सेलेक्ट कर दिया गया। फोगाट 53 किलो जबकि शिवानी 50 किलो कैटेगरी की प्लेयर है। शिवानी मध्य प्रदेश की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने नेशनल गेम्स में 2021 से लगातार 3 गोल्ड जीते हैं। वे साधारण किसान परिवार की बेटी हैं। पिता नंदलाल पवार सिर्फ 3 एकड़ जमीन के किसान हैं। अभिनेता सलमान खान को धमकी देने और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के
बाद चर्चा में आए गैंगस्टर रोहित गोदारा ने अब हरियाणा के हिसार को अपना निशाना बनाया है। वह लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का करीबी है। हिसार में सेक्टर 16-17 निवासी और शारदा अस्पताल के मेडिकल स्टोर के संचालक राजेंद्र शर्मा ने से रोहित गोदारा ने 2 करोड़ की फिरौती मांगी। राजेंद्र शर्मा को रोहित गोदारा के नाम से व्हाट्सएप पर एक मैसेज भी मिला है, जिसमें कहा गया है कि राजेंद्र, क्या हालचाल है? रोहित गोदारा बोल रहा हूँ। इतनी हिम्मत है कि 2 नंबर ब्लॉक करे, 2 करोड़ की फिरौती फ़ोन करा है के लिए फ़ोन किया है, पता कर लिए, लाइन पर तो आ जा। राजेंद्र शर्मा ने सिविल लाइंस थाने में लिखित शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यह वॉइस मैसेज किसी की शरारत तो नहीं। एसपी दीपक सहारण का कहना है कि साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है और जल्द पता चल जाएगा कि धमकी देने वाला कौन है। हिसार के मेडिकल स्टोर संचालक से रंगदारी मांगने वाले गैंगस्टर रोहित गोदारा के खिलाफ 32 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर के लूणकरण सर का रहने वाला है। वह कई सालों से अपराध की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। रोहित गोदारा राजस्थान में ही व्यापारियों से 5 करोड़ से 17 करोड़ रुपए तक की रंगदारी मांग चुका है। इस पर सीकर में गैंग राजू तेहट की हत्या का भी आरोप है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी उसका नाम सामने आया था। रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के लिए काम करता है। खबरों की माने तो वह 13 जून 2022 को फर्जी पासपोर्ट पर दिल्ली से दुबई भाग गया था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि रोहित गोदारा फिलहाल कनाडा में है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को आरोप लगाया कि एमवीएस सरकार के दौरान उन्हें और कुछ अन्य भाजपा नेताओं को झूठे मामले में फंसाना चाहती थी। मुझे जेल भेजने के लिए कुछ अधिकारियों को ठेका दिया गया था। वे इसमें नाकाम रहे क्योंकि कई अच्छे अधिकारियों ने उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने से मना कर दिया था। फडणवीस नागपुर में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों पर सवाल का जवाब दे रहे थे। परमबीर सिंह ने 9 अगस्त को एक टीवी इंटरव्यू में आरोप लगाए थे कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन पर कुछ भाजपा नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने का दबाव डाला था। फडणवीस ने कहा कि उन्होंने परमबीर सिंह जो कहा वह पूरी बात सच है। उन्होंने सिर्फ एक घटना के बारे में बताया, लेकिन मुझे 4 बार झूठे मामलों में गिरफ्तार करने की साजिश रची गई। हमने सीबीआई को इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी दी है। आज भी हमारे पास बहुत से वीडियो हैं। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि एमवीएस सरकार ने मुझे गिरीश महाजन, प्रवीण दारकर सहित नेताओं को फंसाने के लिए अधिकारियों को सुपारी दी थी। मुंबई के वर्ली इलाके में बीएमडब्ल्यू कार से एक कपल को टक्कर मारने वाले आरोपी मिहिर शाह की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें ब्लड और यूरिन में शराब के सैंपल नहीं मिले हैं। हालांकि पुलिस ने दावा किया था कि हादसे के वक्त आरोपी बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। सूत्र के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए सैंपल घटना के 3 दिन बाद लिए गए, जबकि शराब पीने के 24 घंटे भीतर अगर सैंपल लिए जाते हैं तभी ब्लड में अल्कोहल का पता चलता है। दरअसल 7 जुलाई को मिहिर ने बीएमडब्ल्यू कार से एक कपल को टक्कर मार दी थी। इसमें 45 साल की महिला कावेरी नकवा की मौत हो गई थी। उसके पति को भी गंभीर चोटें आई थी। घायल पति ने ही पुलिस को घटना की जानकारी दी थी। घटना के 7 घंटे बाद 9 जुलाई को मिहिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मिहिर के पिता और शिवसेना नेता राजेश सिंह और ड्राइवर राजेश सिंह बीदावत को भी गिरफ्तार किया था। राजेश शाह पर आरोपी की मदद करने और घटना के सबूत मिटाने के आरोप लगे थे। इसके बाद उन्होंने शिवसेना की सदस्यता से भी उन्हें निलंबित कर दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार 10 अगस्त को पॉस्को एक्ट के मामले में सुनवाई की। जस्टिस जयराम भंबानी ने कहा कि पॉस्को एक्ट के तहत
पेनिट्रेटिव यौन हमले और गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमले केस महिलाओं के खिलाफ भी चलाया जा सकता है। ऐसे में मामलों में जेंडर कोई ढाल नहीं है। कोर्ट की टिप्पणी एक महिला की दाखिल याचिका पर आई है। उसका तर्क है कि पॉस्को एक्ट की धारा 3 में पेनिट्रेटिव यौन हमला और धारा 5 में गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमले का केस किसी महिला पर दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी डेफिनेशन से पता चलता है कि इसमें केवल सर्वनाम का उपयोग किया गया है जो पुरुष को दर्शाता है, महिला को नहीं। महिला पर साल 2018 में केस दर्ज हुआ था। मार्च 2024 में ट्रायल कोर्ट ने उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत आरोप तय किए थे। इसके बाद महिला ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, पॉस्को के प्रावधानों से पता चलता है कि पॉस्को अधिनियम की धारा 3 में प्रयुक्त शब्द वह को यह अर्थ नहीं दिया जा सकता कि यह केवल पुरुषों के लिए है। इसके दायरे में लिंग भेद के बिना कोई भी अपराधी शामिल होना चाहिए। यह सही है कि सर्वनाम वह को पॉस्को अधिनियम में कहीं परिभाषित नहीं किया गया। पॉस्को अधिनियम की धारा 2(2) के प्रावधान को देखते हुए किसी को वह सर्वनाम की परिभाषा पर वापस लौटना चाहिए, जैसा कि आईपीसी की धारा 8 में है। कोलकाता के सरकारी अस्पताल की महिला डॉक्टर की रेप और हत्या की गई। शनिवार 10 अगस्त को आरोपी संजय को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उसे सियालदह कोर्ट में पेश किया गया था। 23 अगस्त को कस्टडी खत्म हो गई। पुलिस ने संजय को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया था। सामने आया कि वह अस्पताल का कर्मचारी नहीं है, जबकि बाहरी व्यक्ति है, लेकिन उसकी अस्पताल के अलग अलग विभागों में काफ़ी पहुंच है। पुलिस के मुताबिक संजय की हरकतें संदिग्ध हैं, वह सीधे तौर पर घटना में है। साथ ही पुलिस घटना की रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में मौजूद 5 लोगों से पूछताछ कर रही है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर मुरलीधर ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 103 हत्या और सेक्शन 64 के तहत केस दर्ज किया। यह रेप और हत्या का मामला है। जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने पूरी जांच करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि अगर इस बीच अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल कोलकाता के सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में शुक्रवार 9 अगस्त को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी महिला डॉक्टर का अर्धनग्न शव मिला था। शुरुआती जांच में सामने आया कि उसकी रेप के बाद हत्या की गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शनिवार 10 अगस्त को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, 3 जवान जख्मी हैं। इसके अलावा फायरिंग में 2 नागरिक भी घायल हो गए। एनकाउंटर दोपहर 2 बजे से जारी है। माना जा रहा है कि आतंकी डोडा से अनंतनाग के इलाके में घुसे थे। ऑपरेशन जिले के कोकेरनाग टाउन से 10,000 फीट की ऊंचाई पर चल रहा है। यहाँ घनी झाड़ियाँ हैं और बड़े बड़े पत्थर भी हैं जहाँ आतंकी छुपे हुए हैं। पुलिस अधिकारियों को आतंकवादियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्वाइंट टीम सर्च ऑपरेशन में लग गई। इस दौरान आतंकियों ने हमला कर दिया। इलाके में 2 से 3 आतंकी होने की आशंका है। पिछले 1 साल से कोकेरनाग में यह दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। इससे पहले सितंबर 2023 में कोकेरनाग जंगल में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में 3 जवान शहीद हुए थे। शुक्रवार 9 अगस्त को पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच जारी किए थे। इसने आखिरी बार कठुआ जिले के मल्हारबानी और सोजधर के ढोक इलाके में देखा गया था। पुलिस ने आतंकियों की जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। ये आतंकी कठुआ में हुए सेना के काफिले पर हमले में शामिल है। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने झुग्गी झोपड़ियों पर हमला कर दिया है। वहां रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी बताकर लाठी डंडों से पीटा, उनकी झोपड़ियां तोड़कर तहस नहस कर दी और सामान में आग लगा दी। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कविनगर क्षेत्र के एक मैदान में 12 से 15 झुग्गियां झोपड़ियां थी। हमने काफ़ी समय से इनपुट मिल रहा था कि इनमें रहने वाले लोग बांग्लादेशी हैं। उन्होंने बताया कि हमने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर अत्याचार बंद करो।
अल्टीमेटम के बावजूद बांग्लादेश में अत्याचार जारी रहा। इसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने शनिवार दोपहर को मैदान पहुंचकर झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ते हुए लोगों को खदेड़ दिया।